Friends, I am Taruna Saini from Suraj School Bhiwadi. Today we are going to start a new topic, that is revaluation of assets and liabilities. As you know that we are continuing our chapter number 5. Many topics we have completed like new ratio, gaining ratio, then accounting treatment for goodwill, then accounting treatment of accumulated profits and losses. So today we are going to discuss about the revaluation of assets and liabilities. So let's proceed. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन. री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मीन्स वैल्यू करना, रीवैल्यूएशन मीन्स कि हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ का दोबारा से वैल्यूएशन करेंगे, अगेन रिवैल्यूएशन करेंगे. जब दोबारा से वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यू या तो इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी. अगर इंक्रीज़ होंगी, अगर मान लीजिए असेट्स के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपकी एक कार 10 लाख की थी और अब वो 12 लाख की हो गई है. कोई आपका फर्नीचर अगर 50,000 का था, 70,000 का था, आपके असेट्स के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपकी असेट्स कम हो रही हैं तो आपको लॉस हो रहा है. तो इसी लॉस और प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम एक न्यू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो फर्स्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. It is a nominal account which is prepared when the firm is reconstituted to know about the profit or loss arising on account of revaluation of assets and liabilities. यानी कि assets और liabilities के revaluation होने पर जो profit और loss होता है उसकी calculation के लिए हम एक account बनाते हैं जिसका नाम है nominal account. ठीक है, तो अब स्क्रीन पर आप देखिए. इन सच अ केस रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इज डन. रिवैल्यूएशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ न्यू अकाउंट. एक नया अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. समटाइम्स दिस अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसका नाम है और ये नॉमिनल अकाउंट होता है. और इसका पर्पस क्या होता है? लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना. और हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ये ओल्ड रेशो में. तो फर्स्ट एंट्रीज आप देखिए इसमें. रिवैल्यूएशन टू असेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. यानी कि जब आपके असेट्स डिक्रीज होंगे, आपको 5 टाइप्स के अकाउंट्स 11th क्लास में पढ़ाए थे. असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम. तो असेट्स का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द इंक्रीज़ एंड क्रेडिट द डिक्रीज़. अब यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, असेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो आप असेट्स को डेबिट कर देंगे, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो आप असेट्स को क्रेडिट कर देंगे. अगर असेट के प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है तो लॉसेस कहाँ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में जाते हैं, तो रिवैल्यूएशन टू असेट्स. और अगर इंक्रीज़ हो रहा है असेट्स में तो असेट्स टू रिवैल्यूएशन. आगे देखिए लाइबिलिटीज़ के कंसर्न में. रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़, अब आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ हो रहा है तो लाइबिलिटीज़ आपके लिए क्या हो गया? इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड. तो लाइबिलिटी अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट. और रिवैल्यूएशन क्योंकि आपका एक्सपेंस हो गया तो ये क्या हो गया? डेबिट. अगर डिक्रीज़ हो रही है लाइबिलिटीज़ तो आपका फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट. ठीक है, अब इन चारों एंट्रीज़ को हम कंपेयर करेंगे. इससे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो अगर मान लीजिए चारों एंट्री को कंपेयर करने पर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो अब लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे? पार्टनर्स के अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट. डू रिमेंबर कि हम ये काम ओल्ड रेशो में करेंगे. अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा. रिवैल्यूएशन अकाउंट के परफॉर्मा में क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे. सारे एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे. और सारे के सारी इनकम कहाँ आएंगी? क्रेडिट साइड में आएंगी. तो जैसे कि फर्स्ट डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट्स, आपके असेट्स डिक्रीज़ हो रही हैं, नुकसान हो रहा है. इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो ये सारे आपके एक्सपेंस है. आपके असेट की वैल्यू का बढ़ना, लाइबिलिटी की वैल्यू का कम होना या कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट, तो ये आपकी इनकम है. दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसे हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में. नाउ लुक एट द सम. इलस्ट्रेशन 30. ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 532. ये ओल्ड रेशो दे रखा है आपको. बैलेंस शीट देखिए. कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, बिल्डिंग, गुडविल, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपल्शन रिजर्व्स, कैपिटल्स दिए हुए हैं. ठीक है, अब देखिए कि क्या क्या चेंजेस इन्होंने बोले हैं. गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो आपका क्या काम होगा यहाँ पे? चैप्टर 2 के हिसाब से पहले आप गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट में. 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे और लॉस को माइनस कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे. एवरेज प्रॉफिट आने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल.
जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो उसमें सी का शेयर निकालेंगे। दोबारा से सुन लीजिए क्या बताया है फर्स्ट पॉइंट में। आप पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल के फॉर्मूले में पुट करेंगे और सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है इसमें। असेट्स और लायबिलिटीज़ के रेट रिवैल्यूएशन हो रहे हैं। देखिए 5% ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये देखो डेटर के ऊपर प्रोविज़न बनाने के लिए बोला है, तो ये आपका क्या हो गया। आप रिवैल्यूएशन के इसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। स्टॉक एप्रीशिएट हो रहा है, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन असेट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, स्टॉक क्रेडिट में आएगा। 10% स्टॉक का कैलकुलेट हो जाएगा बैलेंस शीट से। पेटेंट्स 0 रुपये के हो गए, वैल्यू लेस, तो नुकसान है, तो पेटेंट्स कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। बिल्डिंग एप्रीशिएट हो रही है, एप्रीशिएट हो रही है तो फ़ायदा है, तो क्रेडिट में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पे 2000 मोर, और लायबिलिटीज़ आपको ज़्यादा पे करनी है तो ये आपका एक्सपेंस है। तो डेबिट में हमने क्या देखा, स्टॉक एप्रीशिएट हो रहा है, बिल्डिंग एप्रीशिएट हो रही है, तो ये दो चीज़ें तो क्रेडिट में आ गई। और डेबिट में क्या क्या आएगा, डेटर्स, पेटेंट्स और क्रेडिटर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो आप एक बार देखिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आ चुका है, पेटेंट्स आ चुका है, क्रेडिटर्स, और यहाँ पे क्रेडिट में क्या आया है, स्टॉक और बिल्डिंग। सारा का सारा अमाउंट लिखने के बाद में कंपैरिजन करने के बाद में आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको आप ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एंट्रीज़ अभी आपको बताई थी तो आप एंट्रीज़ एक बार देख लीजिए। अगर जो भी कोई पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो हमने कल की क्लास में किया था तो वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो रिजर्व फंड को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। रिवैल्यूएशन किन किन चीज़ों से डेबिट हो रहा है वो करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन किन किन चीज़ों से क्रेडिट हो रहा है, फिर रिवैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे दोनों एंट्रीज़ को, और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट, और अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, और ये वाली एंट्री है बुक गुडविल की। एक एंट्री हम करते हैं न्यू गुडविल की, तो न्यू गुडविल की कैसे करेंगे, जो आप करेंगे, आप सी का शेयर निकालेंगे। और क्या एंट्री बताई थी गुडविल की आपको, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ए बी रिमेनिंग हो रहे हैं, यहाँ पे सी जा रहा है तो सी को दे देंगे, ए बी से लेके सी को दे देंगे। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बना। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा आपका, आप बैलेंस नोट डाउन करेंगे, आप बैलेंसेस उतारेंगे, आप रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे आप, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटेंगे, गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल का देख लीजिए, सी को दे रहे हैं तो सी क्रेडिट होगा और ए बी डेबिट होगा, क्योंकि आप ए बी से ले रहे हैं। ये ओल्ड गुडविल है जो कि ओल्ड रेशियो में होगी, और न्यू वाली गुडविल जो है वो गेनिंग रेशियो में होती है। ठीक है, जो भी सी को देना बनता है वो सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि सी तो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि सी को पे कर दिया तो टू बैंक भी या टू कैश भी आ जाएगा। फिर दोनों तरफ की बैलेंसिंग करके टोटलिंग करेंगे और आपका अमाउंट आ जाएगा। लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, सारी चीज़ें पुरानी बैलेंस शीट के हिसाब से ही चेंज करनी है। जैसे कि कैश है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, तो स्टॉक का आपने क्या देखा था, स्टॉक का रेट आपका कम हुआ था। फर्नीचर, पेटेंट्स, बिल्डिंग, गुडविल यहाँ से हटा देंगे। इनमें जो भी चेंजेस हुए हैं उसी हिसाब से प्लस और माइनस करेंगे। ये इसमें से कम इसमें बढ़ा देंगे क्योंकि आपको क्रेडिटर को पे करना है। रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हट जाएगा। क्या क्या बताया, जो बांट दिया, गुडविल बांटा, रिजर्व फंड बांटा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटा, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो आपका हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है यहाँ से सी हट जाएगा, क्योंकि सी का तो किस में आ गया है, सी का तो सीज लोन में आ गया। तो एक नया यहाँ पे आप नया बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे सी का लोन, जितना भी आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आया है। और ए बी के कौन से बैलेंस आएंगे, न्यू वाले आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंट्रीज बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर के कैपिटल और बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। लास्ट में जो भी आपने किया है आपका बैलेंस शीट का टोटल बिल्कुल सेम आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए हैं, सी का लोन आ चुका है, क्रेडिटर आ गए हैं यहाँ पे दोबारा से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज़ आया है, और कैपिटल केवल ए बी की आई है, सी की नहीं है क्योंकि सी तो फर्म छोड़कर चला गया है। गुडविल का कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बनेगा और बाकी चीज़ें सेम टू सेम आ जाएंगी जैसा है, और एक सी का कैपिटल सी के लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, अब आपको एक सम होमवर्क में मिलेगा, वो आपको करना है। थैंक यू सो मच।